आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का। नमस्कार श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत सी जानकारी लेकर आता है और आज का विषय सुन लीजिए ध्यान से। आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन पर, और इसकी जानकारी होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 6 जुलाई पीएमआर डे मनाया जा रहा है। तो पीएमआर क्या होता है, क्यों इसकी जानकारी जरूरी है, ये सारी बात हमारे जो आज के रेडियो डॉक्टर हैं आप तक पहुंचाएंगे। हम बता देते हैं आपको कि स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय वाधवा। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, एम्स न्यू दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा हमने बताया, वैसे हम कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं पीएमआर पर, तो थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को होगी, लेकिन आज हम विस्तार से जानना चाहेंगे। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर, एम्स न्यू दिल्ली में। तो कब से सर आप एम्स में काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में? मुझे बहुत लंबा अरसा हो गया एम्स नई दिल्ली में काम करते हुए जी। मैंने 1 जुलाई 1986 में एज ए सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एम्स में। तो अब देख लीजिए 39 साल हो गए। बहुत लंबा सफर आपका रहा है। तो बहुत सारी आज जानकारी मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को आप पहुंचा पाएंगे। और कुछ अगर सवाल हैं आपके, आप चाहते हैं कि डिसेबिलिटी के प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन या इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी या उससे संबंधित जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की, उसके बारे में भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किस तरह से एम्स में रजिस्टर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम चाहेंगे कि डॉक्टर वाधवा आप तक पहुंचाएं। आप पूछना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। 011-2342-1080 और 2342-1082 पर आप लिखकर भेजना चाहें तो व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं अपना सवाल 9868107070। हम पहला क्वेश्चन आपसे वही पूछेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएं पीएमआर एक तो क्या है और इसका गोल क्या है, क्यों बनाया गया है ये डिपार्टमेंट? पीएमआर दरअसल एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, जिसका पूरा नाम है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। अगर इस नाम को हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 मेन पार्ट हैं, फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन जी। हुआ ये है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग जो जीवित हैं युद्ध की कंसिक्वेंसेस की वजह से, इंजरीज हो गई उनको, बोन्स की, जॉइंट्स की, ब्रेन की, मसल्स और नर्व्स की, तो उनका फंक्शन वापस लाया जा सकता है कुछ साइंटिफिक मेथड्स और प्रोसेसेस के द्वारा। उसके लिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम डॉक्टर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, जो आगे जाके पर्सन्स की रिकवरी में हेल्प कर सकें। क्योंकि इंजरी के बाद कोई व्यक्ति पूरी तरह से अक्षम नहीं हो जाता, उसके आगे काफ़ी लंबी जिंदगी पड़ी होती। क्योंकि जो युद्ध में इंजर्ड हुए थे लोग, वो अक्सर जवान थे, रिलेटिवली यंग थे, फिजिकली फिट थे पहले, लेकिन किसी की इंजरी हुई, उस वजह से दिक्कत आ गई, किसी का टांग कट गया, किसी की पैरालिसिस हो गई, रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई वगैरह, तो उनका रिहेबिलिटेशन संभव था। और इसका विकसित देशों में सबसे पहले शुरुआत हुआ। कुछ लोगों ने साबित किया एविडेंस के साथ कि हाँ, हम लोगों को वापस मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ में ला सकते हैं, उनका फंक्शन रिस्टोर कर सकते हैं, उनकी दर्द और तकलीफें कम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इस चीज का प्रचार प्रसार हुआ तो विकसित देशों से फिर विकासशील देशों की तरफ भी बात आई, और इस तरीके से इंडिया में भी ये चीजें शुरू हुई जी। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप रेडियो डॉक्टर में हैं जी। शालिनी जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, आज हम डिसेबिलिटी प्रिवेंशन रिहैबिलिटेशन पर बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में। मेरा सवाल ये है कि जो जैसे लेट ब्लाइंड, हाँ जी, अगर लेट ब्लाइंड के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं या स्कीम है? ऐसे कई लोग हैं जिनको ग्लोकोमा हो जाता है, अदर प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट केस तो अलग है। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता, जबकि उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनके पास उनको पेंशन मिलती है। जी, हम पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब ने सुन ली है आपकी बात। डॉक्टर साहब क्या कह रहेंगे? ये आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैं इसमें एक भाग से सहमत नहीं हूं कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया। सरकार पूरी तरह से अवेयर है इन चीज़ों को, कुछ उनको रिहेबिलिटेशन के स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च करने में। सन 2016 में
राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू हुआ था, जो संसद के दोनों सदनों ने पास किया और उसके बाद राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई और उसके बाद वो देश का कानून बन गया। उसमें 21 कंडीशंस या डिसेबिलिटीज हैं जो स्पेसिफाइड हैं और उसमें दृष्टि से संबंधित यानी विजन से संबंधित 2 हैं, एक है ब्लाइंडनेस और दूसरा लो विजन। तो जैसे इनका सवाल था कि लेट ब्लाइंडनेस, चाहे वो ग्लोकोमा के कारण है या किसी और बीमारी के कारण है, वो उसमें पूरी तरह से कवर होता है। उसके लिए जो योजनाएं हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका लाभ उठाने के लिए एक डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड जो एक्सपर्ट्स का बोर्ड होता है, वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशू करवाना होता है। उसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी का कारण बताया जाता है। उसके बाद वो पूरी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, बेनिफिट्स उठा सकते हैं जो भी कानून के द्वारा उनको मिलने चाहिए बेनिफिट्स। जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन पर तो डॉक्टर संजय वाधवा हमारे साथ रहेंगे 4 बजे तक। आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080, 23421082 पर। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो 011 आपको डायल करना है। और इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और अपनी सभी जिज्ञासाओं और शंकाओं का निवारण पाते रहिए। जिस व्यक्ति में किसी कारण से, बीमारी से या दुर्घटनावश किसी अंग में कोई दिक्कत आ जाती है, चाहे वो लॉस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी हो, चाहे वीकनेस हो, डिफॉर्मिटी हो, उनके जीवन में कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस से आप पार पा सकते हैं अगर आप अपना हौसला रखें और सही जगह से गाइडेंस लें कि जीवन में चाहे कोई भी कष्ट आए, आपको संघर्ष करना है, चलते रहना है, सफलता आपको जरूर हासिल होगी। जी, पॉजिटिव रहना है और बढ़ते जाना है और सफलता जरूर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हमें मिलेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि 6 जुलाई जैसे हमने शुरू में बताया PMR डे मनाया जा रहा है और ये पहला PMR डे है, तो एक तो ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है, क्यों मनाया जा रहा है और इसमें क्या खास आप लोग करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, देश में अलग अलग दिनों को हम इंगित करते हैं अगर हम किसी विषय के बारे में विशेष जानकारी साझा करना चाहते हैं या हम लोगों का ध्यान उस स्थिति या उस बीमारी की तरफ लाना चाहते हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उस विषय संबंधित नए कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की जाएं। भारत में आज़ादी के बाद फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के इंस्टीट्यूट बने, सुविधाएं और सर्विसेज शुरू हुई और लोगों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। भारत में 1955 में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन बॉम्बे में बनाया गया था। उसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल में प्रचार प्रसार हुआ। विदेशों से ट्रेनिंग लेके आए कुछ लोगों ने 14 अप्रैल 1972 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक मीटिंग करी। उन्होंने कहा कि हमें एक तरह से संगठित होके एक एसोसिएशन बनानी चाहिए जो इस विषय के बारे में और ज़्यादा प्रोग्रेस करके सरकार का ध्यान ला सके। तो उसके बाद उन्होंने तेज़ी से कार्य किया और 6 जुलाई 1972 को इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के नाम से रजिस्टर कराया ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में। तो उस 6 जुलाई का महत्व समझते हुए हम पूरे भारतवर्ष में अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं ताकि इस दिन के बारे में हमारी स्पेशलिटी के लोगों को और मेडिकल स्पेशलिटीज़ के लोगों को इसके बारे में पता चले। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो अवेयरनेस के लिए क्या किया जाएगा इस दिन, क्या खास कार्यक्रम हो रहे हैं? एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि अवेयरनेस रेज करने के लिए आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमें स्थान दिया। आपके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं कि PMR क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस किस प्रकार के व्यक्तियों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा एसोसिएशन के लेवल पर बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में 6 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें जो पेशेंट्स का मेन ग्रुप है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उनको शामिल करा के उनको कुछ असिस्टिव डिवाइसेस, एड्स एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। कुछ लेक्चर्स और सेमिनार्स अरेंज किए जा रहे हैं। उनके लिए वॉकेथॉन, इस तरीके की एक्टिविटीज़ मीडिया में हाईलाइट की जा रही हैं ताकि उनमें एक पॉजिटिव मैसेज जाए, उनमें उत्साह का संचार हो और वो मायूस ना हो। और इसमें हम चाहते हैं कि ये काम जो है अकेले डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स नहीं कर सकते। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, उनके परिवार को और उनके जो आपस में संगठन हैं उनको भी जुड़ना पड़ेगा
तभी हम देश भर में अच्छे ढंग से पहुंच सकते हैं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है डॉक्टर साहब। मैं इस पे और थोड़ा सा बात आपसे करने चाहूंगी, लेकिन आपने एक बात बोली कि एड्स एंड अप्लायंसेस इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो क्या नॉर्मल अगर कोई एम्स आता है या ऐसी जगह पे जहां पर पीएमआर हैं डिपार्टमेंट्स, वहां पर जाता है, तो किस तरह के अप्लायंसेस दिए जाते हैं, किस तरह के असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? देखिए, डिसेबिलिटीज अनेक प्रकार की है। जैसे मैंने बताया कि जो भारत में कानून है इससे संबंधित राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज हैं। लेकिन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन की स्पेशलिटी जो है वो मुख्य तौर पर जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जो बोन, जॉइंट, मसल्स, नर्व्स, ब्रेन, इन सब की चीज़ों की बीमारी या इंजरी की वजह से होती है, वो सबसे कॉमन है इंडिया में। इस तरीके के जो मरीज हैं उनके मेडिकल रिहेबिलिटेशन का काम हमारा डिपार्टमेंट करता है। और ये एक तरह का टीम वर्क है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं या स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक इंजीनियर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं, वोकेशनल काउंसलर्स हैं और नर्सेज हैं। और सबसे ज़रूरी है इस टीम का एक अंग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या उसका परिवार है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को पैसिव रेसिपिएंट बनाएं प्रोग्राम्स की सर्विसेज के लिए। हम उसकी एक्टिव भागीदारी चाहते हैं ताकि उसकी भी ओनरशिप हो, और ये कार्यक्रम उसके लिए है ताकि उसको महसूस हो और वो इसको ओन करके सुचारू रूप से आगे चलाए। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक स्लोगन भी था, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। तो हमारे जो कार्यक्रम हैं वो उस चीज से भी प्रेरित हैं कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कुछ किया जा रहा है औरों द्वारा, उसमें उनकी भागीदारी जरूरी है। जी, तो आपने बताया पीएमआर रिहैबिलिटेशन का काम कर रहा है, काफी विस्तार से इसको अंजाम दिया जा रहा है। तो इसमें क्या कुछ और भी यूनिट या सब यूनिट्स भी आती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सफल होने के लिए उसकी शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और आपके श्रोताओं की सुविधा के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ई एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट है। और अगर आप पूरा इंग्लिश लिटरेचर छानेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अल्फ़ाबेट है, ई। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोशिश की कि इम्पॉर्टेंट ई क्या हैं जो रिहेबिलिटेशन के अलग अलग प्रोसेसेस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको याद रखने में भी आसानी है। तो इसमें सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे श्रोता इसको सुने, पर हमारे श्रोता वेट करें, इसके बाद हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। इनको लाइन पर वेट कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो शालिनी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जयप्रकाश उत्तराखंड हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। मैम, मेरे को ये पता करना है, जैसे थोड़े बच्चे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पता करना है कि उसका कुछ ट्रीटमेंट है बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी का। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में देखिए, सेरेब्रल पाल्सी एक इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटी कंडीशन है जो बचपन में होती है, और एक तरह की ब्रेन की डेवलपमेंट के फेज के दौरान ब्रेन में कुछ इंसल्ट हो, उसके विकास में कोई बाधा आ जाए, जन्म से पहले की किसी स्थिति की वजह से या जन्म के दौरान या जन्म के बाद कुछ शुरुआती समय में, उसमें ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी ना होने के कारण श्रोता लोग जानते होंगे कि ब्रेन हमारे शरीर की बहुत सारी मूवमेंट्स को नियंत्रित करता है। तो जिनमें सेरेब्रल पॉल्सी होती है उनमें अक्सर कुछ लक्षण होते हैं जिसमें मूवमेंट कंट्रोल उस व्यक्ति का प्रभावित होता है या उसका पोस्चर प्रभावित होता है। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी है उसमें मांसपेशियों में अकड़न या ऐंठन बहुत होती है, जिसको हम इंग्लिश में स्पास्टिसिटी कहते हैं। उसके अलावा कुछ और प्रकार की भी सेरेब्रल पॉल्सी होती है जिसमें नॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होता है, अलग अलग तरीके का टेढ़ापन हाथों में पैरों में आता है, पोस्चर इस तरीके से हो जाता है। किसी किसी टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी में शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये निर्भर करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और कई बार मिक्स टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी भी होती है। तो इसमें एक टीम वर्क के थ्रू उस बच्चे को असेस करके उसके अनुसार एक पूरा कार्यक्रम तय होता है, और उसमें एक्सरसाइजेस का, अर्ली इंटरवेंशन का और असिस्टिव डिवाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कभी कभी अकड़न को कम करने के लिए हम दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई निश्चित मांसपेशी में बहुत ज़्यादा अकड़न है
उसके लिए हम कई बार इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस मांसपेशी में अकड़न कम की जा सके। तो ये सेरेब्रल पल्सी भी आपके लिस्ट में जो हम 21 उसमें बात कर रहे हैं उसमें शामिल है? उसमें सेरेब्रल पल्सी भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है जी, तो इसको इग्नोर नहीं किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि उनको भी सपोर्ट मिल रहा है सरकारी। हम और बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन हमारे पास एक मैसेज आया है, अमित ने लिखा है दिल्ली से कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूडीआईडी दिल्ली में, कैसे यूडीआईडी बन सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सरकार ने कुछ साल पहले एक नई योजना शुरू की जिसमें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू लोगों को अपने घर बैठे अप्लाई करना आसान हो गया है। एक सिस्टम में एंट्री करके वो अपने मेडिकल असेसमेंट की रिपोर्ट, अपने रेजिडेंस का प्रूफ ये लगा सकते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पा सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन है ताकि लोगों को बार बार हॉस्पिटल ना विजिट करनी पड़े, उनकी तकलीफ कम की जा सके। और ये बहुत सुचारू रूप से चल रही है योजना और पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार है। इसके लिए कहाँ पे, कौन सी साइट पे जाना होगा? उसमें एक भारत सरकार ने अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक अलग ऑन साइट डेवलप किया जिसका नाम है स्वावलंबन पोर्टल। अगर आप गूगल में डालेंगे स्वावलंबन पोर्टल तो वो आपको उस साइट की ओर ले जाएगा और उस साइट को खोलने के बाद एक प्रोसेस पूरी लिखी हुई है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसमें शामिल होके और जो जानकारी मांगी जा रही है उसमें मुख्यतः 2-3 प्रकार की जानकारी होती है। एक तो उस व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी कि उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका पता क्या है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आपके पास कोई मेडिकल असेसमेंट रिपोर्ट है या अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले कहीं बना है तो उसको अपलोड कीजिए। क्योंकि ऐसा था कुछ साल पहले तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स मैनुअली बनते थे, हाथ से लिखे जाते थे। उसके बाद कई संस्थानों में टाइप करके दिए जाने लगे। ऐसा होता था कि कई बार एक जगह से किसी ने सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर उसके बाद अगर उसको लगा कि मेरी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कम है, मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो वो कहीं और चला गया। तो इस तरीके से बहुत दिक्कत आ रही थी और सरकार के पास भी निश्चित आंकड़े नहीं थे कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है लोगों को, कितने लोगों को, और उनमें से कितने लोगों ने सर्टिफिकेट अपना बनवा लिया है। क्योंकि जब तक आपके पास पूरे आंकड़े नहीं होंगे, करेक्ट आंकड़े नहीं होंगे, तो योजनाएं बनाने में दिक्कतें आती हैं। तो ये चीजें तो अभी जो प्रेजेंट है उसमें किस तरह का किया जा रहा है फॉलो? जो यूडीआईडी का कार्ड है, इसकी बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो काफी हद तक ये आधार कार्ड से प्रेरित है। जैसे भारतवर्ष में आधार कार्ड बना, उसी तरीके से यूनिक डिसेबिलिटी आईडी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बनाया गया। ऑनलाइन है और सरकार के पास सारे आंकड़े हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। आजकल ये लगभग मैंडेटरी हो गया है किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को किसी भी स्कीम का फायदा उठाना हो। और 3 तरीके के यूडीआईडी कार्ड्स होते हैं और उनकी कलर कोडिंग अलग अलग है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के आधार पर। जी हमारे एक लिसनर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं आजकल RPWD एक्ट के अंदर, तो ये किसी एक स्कूल में डिफरेंट टाइप के CWSL कैटेगरी के बच्चे आते हैं, तो क्या एक स्कूल डिफरेंट 21 कैटेगरी आपने बताया है, क्या एक स्कूल उन सभी कैटेगरी के बच्चों को उनकी नीड को कैटर कर पाएगा? क्या ये इंक्लूसिव एजुकेशन रियल में मतलब इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? देखिए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट तो हो रहा है, लेकिन आपने जो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की बात की है, बच्चों में ये सारी डिसेबिलिटीज नहीं होती हैं। इसमें से कई डिसेबिलिटीज जो हैं वो एक उम्र के बाद होती हैं लोगों में। तो बच्चों में आमतौर पर जो उनकी कोग्निटिव क्षमता से संबंधित है, उनके इंटेलिजेंस क्वोशंट से संबंधित है, उनकी विजन से संबंधित है, हियरिंग से संबंधित है, स्पीच से संबंधित है, इस प्रकार के डिसेबिलिटी के लिए पहले एक प्रचलन था कि आप स्पेशल एजुकेशन कीजिए जिसमें बच्चे उसी प्रकार की डिसेबिलिटी से संबंधित हों। ये देखा गया कि हमारा मेन मकसद रिहेबिलिटेशन का है, उनका इंटीग्रेशन, ना कि सेग्रीगेशन। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर ज्यादा ध्यान गया और उसमें बहुत सफलता हासिल हुई। लेकिन कोई भी संस्थान 21 तरह की डिसेबिलिटीज को केटर नहीं कर सकता एक छत के नीचे। तो ज्यादातर बच्चों में ये सब डिसेबिलिटीज होती भी नहीं है। तो ज्यादातर बच्चों में, जैसे मैंने बताया है, आंकड़ों के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं और उनकी असेसमेंट के बाद
ये तय होता है कि ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उन्हीं को एजुकेट करने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं देश में। तो इसमें सफलता मिल रही है और इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जो हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव सोसाइटी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं और इसमें जन भागीदारी की भी आवश्यकता है। हमारे एक और श्रोता लाइन पर हैं। हेलो जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी, मेरा नाम जहारा है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बागपत से बोल रहे हैं मैम। अच्छा, कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारा? जी जी, क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर संजय सुन रहे हैं। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं भी हूँ और मेरे हस्बैंड भी हैं, विकलांग है मैम। ठीक है, और मतलब मैं तो पूरे 90% ही हूँ, बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। आई से हूँ, आई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जो मेरे हस्बैंड है वो मतलब इतना है, ज्यादा नहीं है, मतलब काम वाम करते हैं, बाहर आजादपुर मंडी में काम करते हैं। मैं उनके लिए पूछना चाह रही हूँ मैम, मैंने तो अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा है, पेंशन मेरी चालू है। मैं उनके लिए पूछना चाह रही हूँ क्या उनकी भी पेंशन तैयार हो जाएगी, सर्टिफिकेट बन जाएगा उनका भी? देखिए, इसके लिए पहले आप ये बताइए कि उनको किस तरीके की मेडिकल कंडीशन है और क्या उनकी डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट द्वारा जांच हुई है, उसके आधार पर सर उनके फादर है या मदर है, इनके मतलब वो तो बचपन में ही गुजर गई हैं, तो उनका कोई भी केयर करने वाला था नहीं, इसलिए कहीं भी दिखाया नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ, मेरी भी शादी को शायद 8-9 साल हो गई है, तो मैंने भी बहुत कोशिश करी, मगर फिर बच्चे होने के बाद इधर उधर कहीं भागा दौड़ी ना हो पाई। देखिए, जब तक वो जाएंगे नहीं अपनी जांच कराने किसी सरकारी अस्पताल में, और जो तकलीफ है उनको उससे संबंधित एक्सपर्ट से नहीं मिलेंगे, तब तक प्रक्रिया कैसे चालू होगी, उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो पहला स्टेप तो यही है कि आप कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में उनको लेके जाइए, या वो जाएं किसी और के साथ, डॉक्टर जांच करेंगे और उसके आधार पर गाइड करेंगे कि अगला स्टेप क्या होगा, और उनके लिए नियमानुसार जिस भी प्रकार की सर्टिफिकेट और आगे की सुविधाएं होंगी वो उनको जरूर मिलेंगी। लेकिन पहला प्रयास तो उनको खुद करना पड़ेगा। जी जी सर, इसमें आंखों की जो दिक्कत है, इसमें सिर्फ पेंशन की उपलब्धता है और कोई भी है या नहीं है? देखिए, स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बीमारी के अनुसार तय होता है कि किसी बीमारी में उसका कोई प्रभाव हो सकता है कि नहीं, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ये रूटीन प्रैक्टिस में अभी आए नहीं हैं। रिसर्च बहुत तेज़ी से चल रही है पिछले कई सालों से, तो उम्मीद है कि इसमें भी आशातीत सफलता मिलेगी और लोगों को स्टेम सेल्स का लाभ मिल सकेगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये कुछ ही कंडीशन में सफलता हासिल होगी, इससे बहुत तरह की कंडीशंस में नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और उम्मीद है कि सही जवाब आप तक पहुंच गया। आज हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन पर। डॉक्टर संजय वाधवा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, एम्स न्यू दिल्ली में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो पीएमआर डिपार्टमेंट है वो कई लोगों की सहायता कर रहा है। और डॉक्टर साहब देखिए, हमारे श्रोता भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, फोन लाइन पर हैं, सुन लेते हैं, इनकी समस्या का समाधान करिए आप। जी हेलो। हेलो, हाँ, जितेंद्र जयपुर से। जी जी जितेंद्र जी। अच्छा, 2 सवाल है। एक हमारा डॉक्टर साहब, एक पीएमआर जो है, तो इसमें क्या, जैसे मान लीजिए किसी को कोई कंधे उंधे का या कमर का दर्द है, ऐसे नॉर्मल मतलब दर्द है, तो क्या इसमें वो जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि जैसे आपने जो यूडीआईडी कार्ड बताया, तो मान लीजिए जैसे हमारा पकड़ लीजिए उत्तर प्रदेश से बना हुआ है जी, और हम अभी राजस्थान में रह रहे हैं, तो अगर हमको यहाँ पे किसी तरह का कोई जैसे कोई सुविधा लेना है, तो भाई वो जैसे बोलते हैं कि यहाँ के डॉक्टर का लेकर आओ, तो उसको कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि यूडीआई कार्ड तो यूपी का बना, तो ऑनलाइन है, तो उसको कैसे आदमी कैसे करेगा, वो उसको सबमिट करेगा? देखिए, नियम के अनुसार यूडीआईडी कार्ड बार बार नहीं बनवाना होता है। अगर आपकी कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जैसे किसी को पहले कोई समस्या थी, उसके बाद कुछ सालों के बाद वो समस्या या तो काफी रिकवर कर गई या बिगड़ गई, तो उस स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट दोबारा से लेनी पड़ेगी, असेसमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अगर बदलती है तो फिर नया सर्टिफिकेट, नया कार्ड बनवाना जरूरी होता है। या कई बार बचपन में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना, लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद दोबारा से बनवाना पड़ता है, जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है।
अदरवाइज सिर्फ चेंज ऑफ एड्रेस के कारण यूडीआईडी कार्ड दोबारा नहीं बनवाना पड़ता, क्योंकि ये योजना कुछ साल पहले ही शुरू हुई है। नहीं, जैसे मतलब वो तो हम समझ गया सर, बिल्कुल सही है ये बात तुमको सर। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई सुविधा के लिए आदमी बोलता है कि भाई यहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर का लेके आओ, तो फिर वो कैसे होगा? वो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट, यूडीआईडी कार्ड और पुराना सर्टिफिकेट लेके जाइए और उसके यहाँ के डॉक्टर से वेरीफाई और वैलिडेट करवा लीजिए। अच्छा, कि भाई जो डिसेबिलिटी और जितना उसका परसेंटेज लिखा हुआ है यूडीआईडी कार्ड में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसको हम कहते हैं रीवैलिडेशन। रीवैलिडेशन। ठीक है सर, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही मिलता जुलता से एक हमारे पास मैसेज आया है डॉक्टर साहब। संजीत कुमार लिख रहे हैं गया बिहार से कि मेरी बेटी सुरुचि, जिसकी उम्र 29 साल है, वो सेरेब्रल पाल्सी से 100% ग्रसित है। मैंने उसका विकलांग प्रमाण पत्र सदर अस्पताल गुड़गांव से सन 2010 में बनवा लिया था। साथ ही रेलवे का रियायत प्रमाण पत्र भी बनवा रखा है। उसका आधार भी गुड़गांव का सन 2011 का बना हुआ है, लेकिन अब वह स्थायी रूप से बिहार में रहने लगी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार में उसके जो निःशक्तता पेंशन के लिए क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? देखिए, इतने समय के बाद आपको दोबारा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो कई बारी बीमारी की अवस्था में उसकी सीवियरिटी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस केस में जो अभी बताया है आपने, 100% डिसेबिलिटी पहले से दी गई है। तो 2010 के बाद 2016 में, क्योंकि नया कानून आया है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसके बाद कई नियम बदले हैं और एक यूडीआईडी की जो स्कीम है, जो आजकल मैंडेटरी है लगभग किसी भी बेनिफिट को अवेल करने के लिए, उसके कारण भी इनको दोबारा से असेसमेंट करवा के अपना फ्रेश यूडीआईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। और वो फिर बिहार में अगर हैं, वहां सबमिट करेंगे किसी लाभ के लिए, तो नियम अनुसार लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जिन्होंने भी यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया है या 2019 से पहले जिन्होंने बनवा रखा है अपना दूसरी तरह से, तो उनको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा? सरकार यही चाहती है ताकि करंट सिचुएशन पता हो, आपका करंट पता हो, बीमारी की स्थिति पता हो, क्योंकि ये नियम यूडीआईडी का जो है ये लगभग 2018-19 के आसपास आया है और 2021 में मई के महीने में गजट नोटिफिकेशन भी हुआ था, जिसके अनुसार पुराने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बहुत पहले बने हैं उनको डिजिटाइज करवाना जरूरी है। पहले हाथ से सर्टिफिकेट्स बनते थे और लोग अलग अलग जगहों से बनवा के रखते थे और उसमें कई बारी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी में भी भेदभाव होता था, अलग अलग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, तो उससे कंफ्यूजन होता था। तो यूनिफॉर्मिटी आए, उसमें ये सिस्टम ऑनलाइन है, इसमें लोगों को परेशानी नहीं है, ये घर बैठे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी, एक और हमारे लिसनर हमारे साथ हैं। हेलो जी। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैम सर जी, मैं इंद्रजीत सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ जी। और मेरा पहले मेडिकल सर्टिफिकेट 70 दिन से बना था जी, और अब मैंने अभी रिसेंटली अभी यूडीआईडी बनवा लिया वहां से। ओके। हाँ, तो मैंने ये जानना है, जैसे ये जो रेलवे का पास होता है जी, कंसेशनल पास जो मिलता है, हाँ जी, ये 5 साल के लिए क्यों बनाते हैं? मतलब ये जो मैं परमानेंट हूँ और मेरा इरिवर्सिबल है मेरी डिजीज, तो मुझे हर 5 साल बाद जाके रिन्यू कराना पड़ता है, उसमें क्या हो? देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। अलग मंत्रालय अपने नियम अपने हिसाब से अपने साधनों के अनुसार बना सकता है। जी। केंद्र सरकार ने तो एक कानून बना दिया, लेकिन रेलवे मंत्रालय ने रेलवे कंसेशन के लिए अपने अलग नियम बनाए और उन नियमों के अनुसार वैलिडिटी रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट की उन्होंने 5 साल रखी है जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल में अगर एक बार फिर जाना पड़ता है, मतलब मुझे हर साल 70 दिन जाना पड़ेगा? मेरा हर साल नहीं, आप 5 साल बाद, मतलब 5 साल के बाद। हाँ जी। अगर आप किसी और जगह से भी बनवा सकते हैं, सरकारी अस्पताल से पुराने डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। अगर आप सफदरजंग अस्पताल से बहुत दूर रहते हैं और वहां नहीं जा सकते हैं, तो कोई और सरकारी अस्पताल भी नियम के अनुसार आपका फ्रेश रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना देगा। मेरा यूडीआईडी बना हुआ है, तो उसकी वजह से मतलब किसी अस्पताल में बन सकता है, आप कह रही हैं? हाँ जी, अगर आपकी कंडीशन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है तो। नहीं, मेरे वो ऑप्टिक नर्व्स डैमेज है, उसके विजन इरिवर्सिबल हो गया मेरा। जी, देखिए, जो नियम बनाए हैं सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में, या पहले भी नियम ऐसे ही थे, उसमें कोशिश ये थी कि किसी भी विकलांग व्यक्ति को ज्यादा परेशानी ना हो, जगह जगह भटकना ना पड़े और जितना जरूरी हो सके सुविधाएं उसके घर के नजदीक हो सकें। और इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम आया। पहले तो हर जगह हर चीज के लिए फिजिकली जाना पड़ता था।
और आप महसूस करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं हैं, कई बार कोई साथ ले जाने वाला नहीं व्यक्ति होता है, खर्चा भी आता है। तो इसमें से बहुत सारी दिक्कतें, सरकार हमेशा प्रगतिशील विचार रखती है और वो लोगों की तकलीफें। ऑनलाइन प्रोसेस है ये प्रोसेस यूडीआईडी की ऑनलाइन है, लेकिन रेलवे कंसेशन की नहीं है। उसके वहाँ वही पूछ रहा था, रेलवे कंसेशन की प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है अभी तक, जाना ही पड़ेगा जी। जी, पर हो सकता है निकट भविष्य में हमें वो भी सुविधा ऑनलाइन मिल जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद फोन करने के लिए। और हमें रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ने लिखकर भेजा है कि डॉक्टर संजय वाधवा, आपको सादर प्रणाम, और आज पीएमआर पर विशेष जानकारी हमें प्राप्त हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, इसके लिए धन्यवाद। और ये हमें लिखकर भेजा है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका जो इतना लंबा अनुभव रहा है, इन्होंने लिखकर भेजा है कि 39 इयर्स का आपका अनुभव है इस क्षेत्र में, तो ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पर और ग्राम लेवल पर किस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में ये जानकारी चाहते हैं। तो मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगी कि सरकारी प्रयास जो भी हो रहे हैं उस पर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, बहुत सारे प्रयास सरकार ने समय समय पर किए हैं और ये हर 2 वर्ष में थोड़ा सा इसमें विस्तार ही हो रहा है। जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, और भारत का संविधान 1950 में जब लागू हुआ, तब से इंडिया एक तरह की वेलफेयर स्टेट है। तो उसमें जो विकलांगजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उसके बारे में सरकार अवेयर है, और वो जिस प्रकार की दिक्कतें हैं उससे संबंधित कंसर्न्ड मंत्रालय अपने अंडर अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे में कोई दिक्कत है, जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी जब है, उसके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसके लिए डिसेबिलिटी के बावजूद कैसे उसको एजुकेशन मिल सके, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। उसके लिए एडमिशन में सुविधा है, उसके लिए रिजर्वेशंस भी हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता है व्यक्ति एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन है, और एजुकेशन पूरी करने के बाद जॉब्स में रिजर्वेशन है। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन में सुविधाएं हैं, और जो आपको किसी डिसेबिलिटी के कारण एड्स एंड अप्लायंसेस चाहिए उसमें भी कंसेशंस हैं। बैंक से अगर आप अपना कोई रोजगार या बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल सकता है। हाउसिंग भी अलॉटमेंट हो सकता है ऑन प्रायोरिटी। इस प्रकार की लिस्ट बहुत लंबी है। और अगर आप सरकार का जो विभाग है, केंद्र सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक नोडल मंत्रालय है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर आप उसकी वेबसाइट देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं। और हर वर्ष 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मनाया जाता है, और अक्सर नई योजनाएं उस दिन लागू भी की जाती हैं और ऐड की जाती हैं, और जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, अखबारों में भी आता है। और बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जिन्होंने अपने जीवन में बहुत मुकाम हासिल किया है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हो जाते हैं, तो उसके लिए 3 दिसंबर को उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। राष्ट्रपति देते हैं उसमें उस दिन पुरस्कार, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार। और जो संस्थान हैं इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं और पूरे भारत में बहुत प्रगति हुई है आज़ादी के बाद से। जी, और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहती है। आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और विस्तार से इसको देख सकते हैं। हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नाम बता दीजिए अपना। मुजाहिद बात कर रहा हूँ सिलमपुर दिल्ली से। जी जी बताएं। डॉक्टर साहब मुझे ये मैं आरपी पेशेंट हूँ, आरपी पेशेंट। जी। तो मैं 2001 में बनवाया था मैंने सर्टिफिकेट, 70% का बना हुआ है। जी। तो अब डॉक्टर साहब बिल्कुल आई साइड बिल्कुल खत्म होती जा रही है, 2-4% बचा है बस। अब तक मैं बिल्कुल घर में रहता हूँ, जा नहीं सकता बाहर। तो क्या ये रिन्यू हो जाएगा हमारा, परसेंटेज बढ़ जाएगी, कुछ दोबारा बनेगा ये? आपकी कितनी परसेंट है? मेरा डॉक्टर साहब यूडीआईडी कार्ड भी नहीं बनवाया मैंने इसलिए। देखिए, आप किसी सरकारी अस्पताल में जहाँ आई डिपार्टमेंट है, गुरु नानक आई हॉस्पिटल से बनवाया था मैंने पहले। तो अगर आपको दोबारा वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि 2001 में और आज 2025 में बहुत लंबा समय बीत चुका है। जो 32 साल एज थी मेरी, 32, अब है 56, 24 साल हो गए। मैं वही कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक चीज और पता करनी थी कि जैसे मतलब सिर्फ एक पेंशन का मुझे सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है। अब जैसे मैं रेंट पे रहता हूँ कम से कम 30-35 साल से,
कोई मकान वकान का या कोई और ऐसे कोई काम मिल जाए जो आमदनी का सिलसिला कुछ बढ़ जाए, आमदनी का हमारा सिर्फ खाली पेंशन मिलती है, बस एक ही ये बेनिफिट मिला है जब से हमें। देखिए आप एक चीज समझिए, 2001 के बाद भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं और नए नियम कानून बने हैं, तो आप अपनी फ्रेश असेसमेंट करवाइए, उसमें मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी मिलेगा और उसके आधार पर आपको और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर यहीं से बनवाना पड़ेगा, दोबारा गुरु नानक ही जाना पड़ेगा? जब एक जगह आप बनवा चुके हैं और वो आपके घर के नजदीक भी है तो वहीं से बनवाना बेहतर है। अच्छा, तो ये डॉक्टर इसका कहीं ऑफिस कहीं है जो जैसे योजना जो है इसका पता कर ले जाके? वेबसाइट है या इस तरह का कुछ हमें जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट है और उस पे सारी जानकारी है बेनिफिट्स के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ, मिलेंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी, वेबसाइट पे कैसे जाना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ ना, वेबसाइट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, ये है वेबसाइट। वहां पर क्योंकि वो नोडल मिनिस्ट्री है, वहाँ सारी जानकारी है, जो भी कानून है, जो भी योजनाएं हैं विकलांगों या दिव्यांगजनों से संबंधित, वो जानकारी हासिल मिल जाता है। कोई मकान के है कोई सुविधा कुछ? उसका मैं टेलीफोन पे जवाब तो नहीं दे सकता ना। आप वेबसाइट पर जाइए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बहुत सारी जानकारी मिलेगी और फिर सही जगह पर आपको पहुंचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने एक बार जिक्र किया कि जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे जो सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ऐसा वर्ग है सोसाइटी का जो परेशानी में है या उसे कुछ सहयोग चाहिए, तो किस तरह से सोसाइटी इसको हेल्प कर सकती है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स का, फैमिली का ये रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि समाज में बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारे मिथ हैं। कई बारी लोग विकलांग व्यक्ति को अपने से दूर रखते हैं या परिवार में छुपा के रखते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते, उसको दिखाने नहीं ले जाते समय पर, उसका इलाज जल्दी नहीं कराते, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अवेयरनेस का एक लाभ होता है कि आप गलत धारणाओं से दूर होते हैं और सही जानकारी हासिल करते हैं। एक चीज समझनी जरूरी है कि कोई व्यक्ति कभी भी जीवन में विकलांग हो सकता है, किसी बीमारी के कारण, किसी चोट लगने के कारण, और कुछ तरह की विकलांगता जन्म से होती है। तो विकलांग व्यक्ति भी समाज का अंग है, उनको मेन स्ट्रीम में एक्सेप्ट करना जरूरी है। डिसेबिलिटी डज नॉट मीन इनेबिलिटी। लोग बीमारी या इंजरी के बावजूद बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और आप लोग समाचार पत्रों में, टेलीविजन चैनल्स में अक्सर सुनते और जानते होंगे कि बहुत सारे खिलाड़ी जिनको किसी प्रकार की विकलांगता है, उन्होंने इतनी एक्सेप्शनल उपलब्धियां हासिल की कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए। हर वर्ष विकलांग खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट्स होते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जिनको पैरालंपिक्स और गेम्स एंड स्पोर्ट्स होती हैं उस तरह की। तो बहुत कुछ लोग हासिल कर सकते हैं। उसमें ज़रूरत होती है सही जानकारी की, मेहनत और लगन की, और गाइडेंस की, और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और खेलो इंडिया का कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। इससे भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली है और उन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं अपनी क्षमता को बढ़ाकर। जी बिल्कुल, बस जरूरत है थोड़ा उस दिशा में प्रयास करने की, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। देखिए सागर जी हमें लिख रहे हैं विजयपुरा कर्नाटका से कि एक तो इन्होंने पूछा है कि सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब, किसी को कैसे पता चलता है। इनका दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो पहले मैं ये चाहूंगी आप ये बताएं कि कितने आंकड़े क्या कहते हैं कि कितनी डिसेबिलिटी है भारत की अगर हम बात करें, और फिर हम प्रिवेंशन पे बात करते हैं। देखिए दुनिया में वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी जो 2011 में लॉन्च हुई थी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक का जॉइंट वर्क था। उसके अनुसार 15% आबादी दुनिया की किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त है। दुनिया की बात करें। लेकिन भारत में जो ऑफिशियल डेटा है, ये समय समय पर जब सेंसस द्वारा जनगणना की गई सन 2001 में, फिर उसके बाद 2011 में जनगणना के जो आंकड़े आए, उसके अनुसार लगभग 2011 के आंकड़े थे लगभग 2.21% भारत की आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त थी, और इनमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी सबसे कॉमन थी। अगला सेंसस होना था 2021 में, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण वो नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि समय समय पर आंकड़े एकत्रित नहीं होते रहे। जो सबसे रीसेंट एस्टीमेट हैं डिसेबिलिटी से संबंधित भारतवर्ष के, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5
जो 2019 से 21 के दौरान किया गया वो आंकड़े हैं, जिसके अनुसार लगभग 4.52% आबादी भारत की किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त है, और इनमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी सबसे कॉमन है। और इस डिसेबिलिटी में पीएमआर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का। जी, हम इसके प्रिवेंशन पे भी आगे बात करेंगे। जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, इनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं 80 साल की उम्र है साहब मेरी जी। 2018 में मेरा आंखों का इलाज हुआ था एम्स में जी। जो 20% रोशनी थी मेरे पास उस टाइम जी। अभी रोशनी भी कम है हॉस्पिटल में। हम 80 सालों की कोई कदर ही नहीं है, वहाँ कोई पूछता ही नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं मिलता वहाँ। एक तो अपने आप को वहाँ तक जाना मुश्किल है, जाने के बाद कुछ भी नहीं है वहाँ। कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि हमारे लोगों को अच्छा तरह देखा जाए। देखिए, आमतौर पर एम्स जैसे संस्थान में, जो बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पर आई डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और एक पूरा अलग सेंटर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, जो जिनको आंखों संबंधित कोई दिक्कत होती है उन्हीं के लिए। आंखों के इलाज के अलावा भी मेरे पास अभी 20 रोशनी है, सिर्फ 20-80% रोशनी नहीं है। रोशनी तो अब और कम होगी। 18 में इलाज हुआ था। हॉस्पिटल में और बीमारियां हैं, जैसे घुटना दर्द है, वो है। और एक हम इतनी उम्र के बाद अपने आप अस्पताल बड़ी मुश्किल से जाते हैं, वहाँ कुछ भी हेल्प नहीं मिलती। आप अलग से कोई फैसिलिटी सीनियर सिटीजन घर के नजदीक किसी डिस्पेंसरी में भी जा सकते हैं, सीजीएचएस की है या दूसरी है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए आमतौर पे एक अलग लाइन होती है, ऐसा नहीं कि आपको कॉमन लाइन में खड़ा होना है। तो कुछ प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनका लाभ उठा सकते हैं आप। जी जी। और प्रयास तो चल ही रहे हैं, सरकारी प्रयास भी, जैसे हमने बात की, बहुत निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं और कोशिश है कि आगे हम और इसमें सुविधाएं हमें मिल सकेंगी। डॉक्टर साहब, चलने से पहले ज़रूर चाहूँगी कि प्रिवेंशन पे हम अच्छे से बात कर लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता भी जानना चाहते हैं। जैसे सागर जी ने भी हमें लिखकर भेजा है, और हमारे एक श्रोता हैं, इन्होंने भी ये जानना चाहा है, रणधीर जी ने भी लिखा है कि ये जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है ये जानना, लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि डिसेबिलिटी के कारण क्या हैं। जी जी, बिल्कुल। बहुत प्रकार के कारण हैं और उनको हम अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ डिसेबिलिटी जन्म से होती है, उनके कारण कुछ अलग हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए, कोई प्रकार के कुछ स्पेसिफिक वायरस के इन्फेक्शंस हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, तो बच्चे में कुछ प्रकार की विकलांगता देखी जाती है, जो सामान्य से ज़्यादा प्रतिशत में होती है। लेकिन ज़्यादातर डिसेबिलिटी जन्म के बाद होती है, और उसके जो कारण हैं उसमें कुछ कारण इन्फेक्शन से संबंधित हैं। जैसे एक समय में पोलियो बहुत कॉमन कारण था, वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन था जिससे लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती थी। उसके अलावा भी कुछ प्रकार के इन्फेक्शंस हैं, जैसे आजकल ट्यूबरक्लोसिस एक कॉमन इन्फेक्शन है जिसके कारण डिसेबिलिटी हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित कर सकती है, रीढ़ की हड्डी को हो सकती है, और बाकी बोन एंड जॉइंट्स में भी हो सकती है। कुछ प्रकार की डिसेबिलिटी किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होती है। प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन हो, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, विटामिन ए की कमी के कारण आंखों की रोशनी संबंधित डिसेबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा बहुत तरह की डिसेबिलिटीज इंजरीज से होती हैं। सर पे चोट लग जाए जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाए, उससे डिसेबिलिटी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगे, आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ऊंचाई से गिरना एक कॉमन कारण होते जा रहे हैं इंजरीज के। आए दिन कभी भी भूकंप होते हैं, कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं, उसके कारण जो इंजरीज होती हैं वो डिसेबिलिटी को जन्म दे सकती हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का, जैसे मैंने बताया, वो काफी एक कॉमन कारण है डिसेबिलिटीज का। उसके अलावा कुछ प्रकार की डिसेबिलिटीज बढ़ती उम्र के कारण होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक कैटरैक्ट सबसे कॉमन कारण है विजुअल डिसेबिलिटी का, लेकिन ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल है, उसका इलाज संभव है। कुछ लोगों को हियरिंग डेफिसिट होती है कुछ प्रकार की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से। तो ये जानना जरूरी है, अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है और उनके कारण अलग अलग हैं। लेकिन मुख्यतः बहुत सारे रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि पहले जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉमन कारण होते थे, अब पिछले 15-20 साल से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की एक श्रेणी है जिनके कारण डिसेबिलिटी ज़्यादा देखी जा रही है। इसमें मुख्य रूप से बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ मेलिटस, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ओस्टियोपोरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़,
स्ट्रोक यानी ब्रेन में सर्कुलेशन की कमी हो जाए और शरीर का आधा हिस्सा प्रभावित हो जाए, इस तरीके के कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाते हैं। ये एक से दूसरे में नहीं फैलते और इसमें जो कारण हैं वो काफ़ी हद तक हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। तो यदि अगर हम अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, अपने आहार पर ध्यान रखें, नियमित रूप से हम फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें, व्यायाम करें, योग का प्रयोग करें नियमित रूप से, अपने मन को शांत रखें, स्ट्रेस से बचें, किसी प्रकार के व्यसन से बचें, इंजरीज को प्रिवेंट करें, तो इससे बहुत सारी तरह की जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उससे हम बच सकते हैं। जो लोग बहुत घंटों घंटों तक बैठ के कंप्यूटर या इस तरीके का उपयोग करते हैं उनमें भी कुछ प्रकार की बीमारियां ज़्यादा देखी जाती हैं, तो उनका भी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये जानना जरूरी है। जी, तो बहुत विस्तार से और बहुत काम की बातें आज डॉक्टर साहब ने बताई हैं और निश्चित तौर पर आप जो इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़े हैं इसको ध्यान रखेंगे और कैसे डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है और किसी कारण से अगर हो जाती है तो रिहैबिलिटेशन के लिए पीएमआर जो डिवीजन है एम्स में या किसी और अस्पताल में वो कैसे आपको मदद दे सकता है, इस बारे में आज हमने बातचीत की। हमारे साथ रेडियो डॉक्टर रहे डॉक्टर संजय वाधवा। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एम्स न्यू दिल्ली में। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर संजय, आप यहाँ आए हैं समय। शुक्रिया। जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे बड़ी पुरानी कहावत है कि भारत गांवों में बसता है, तो रूरल एरियाज में डिसेबिलिटी अर्बन एरियाज के मुकाबले ज्यादा है। अच्छा। और वहां और अधिक सुविधाओं के प्रचार प्रसार की जरूरत है और सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। जी, तो धन्यवाद। और हम सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े, जिन्होंने अपने प्रश्न किए। आप इसी तरह से कार्यक्रम को सुनते रहिए और स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।